कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे लंबा कन्वेयर बेल्ट, वो भी एक रेगिस्तान में, लगभग 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है? आखिर इतनी विशाल मशीन को डिजाइन कैसे किया जाता होगा? इसका जवाब बड़ी हैरानी की बात है, मोटर या गियर में नहीं है, बल्कि उस चीज में छिपा है जिससे वो ले जा रहा है। आज हम कन्वेयर बेल्ट के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं, और इसकी शुरुआत होगी सबसे जरूरी सिद्धांत से। कन्वेयर को हमेशा लोड के हिसाब से बनाया जाता है, लोड को कन्वेयर के हिसाब से नहीं। तो इन कमाल की मशीनों के राज को खोलने के लिए हम 4 हिस्सों का एक सफर तय करेंगे। सबसे पहले हम उस बुनियाद से शुरू करेंगे जिस पर सब कुछ टिका है। फिर हम उन सुरागों को देखेंगे जो हमें साफ साफ दिखाई देते हैं, मतलब लोड के फिजिकल गुण। इसके बाद हम उन छिपी हुई ताकतों की बात करेंगे, जैसे गर्मी और रसायन, जो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। और आखिर में हम इस पहेली के सारे टुकड़ों को जोड़कर सबसे बड़ी चुनौती को हल करेंगे, चढ़ाई, यानी कि इंक्लिनेशन। तो चलिए हमारे पहले और सबसे अहम सिद्धांत के साथ शुरू करते हैं। इसे कुछ जूते चुनने जैसा समझ सकते हैं। कोई भी इंसान पहाड़ी पर चढ़ने के लिए ऊंची एड़ी वाले जूते तो नहीं खरीदता, है ना? पहले जमीन को देखा जाता है कि वो पहाड़ी है, कीचड़ वाली है या चट्टानी है, और फिर उसके हिसाब से सही जूते चुने जाते हैं। कन्वेयर के लिए वो जमीन ही वो मटेरियल है जिसे हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। कन्वेयर का हर एक हिस्सा, बेल्ट कितनी मोटी होगी, मोटर में कितनी ताकत होगी, फ्रेम कितना मजबूत होगा, ये सब कुछ उस मटेरियल से मिलने वाली चुनौतियों का सीधा जवाब होता है। इस बात को समझने के लिए किसी सुपरमार्केट का उदाहरण लेते हैं। चेकआउट काउंटर पर जो पतली सपाट बेल्ट होती है, वो अनाज के डिब्बों और सब्जियों के लिए बिल्कुल सही है। अब जरा सोचिए कि उसी बेल्ट पर हम नुकीली भारी चट्टानें डाल दें, क्या होगा? उस शोर, धूल और तबाही की कल्पना कीजिए। ये सिर्फ एक छोटी मोटी गड़बड़ नहीं होगी, ये एक पूरी की पूरी आपदा होगी। बेल्ट फट जाएगी, सिस्टम टूट जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा का खतरा भी बन जाएगा। इसीलिए लोड को समझना सिर्फ काम को बेहतर तरीके से करने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये इंडस्ट्री में सुरक्षा और भरोसे का सबसे बुनियादी सवाल है। इंजीनियर्स लोड को 2 बड़ी श्रेणियों में बांटते हैं। एक तरफ होते हैं बल्क लोड्स। इन्हें किसी नदी में बहते पानी की तरह समझिए। हम अलग अलग बूंदों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि पूरे बहाव, उसके वॉल्यूम और कलेक्टिव वजन के बारे में सोचते हैं। रेत, अनाज, कोयला, ये सब इसके अच्छे उदाहरण हैं। दूसरी तरफ होते हैं यूनिट लोड्स। ये अलग अलग अपनी पहचान वाली चीजें हैं, जैसे एयरपोर्ट पर सामान वाला सिस्टम, जहां हर सूटकेस का अपना एक अलग सफर होता है। ये अलग अलग चीजों का एक कॉम्प्लेक्स डांस जैसा है। आज हम जिस चीज पर ध्यान देंगे वो है बल्क लोड्स, यानी मटेरियल की वो बहती हुई नदी। चलिए अब हम अपने दूसरे खंड पर आते हैं। इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को किसी भी मटेरियल के पहचान पत्र या पासपोर्ट की तरह सोचिए। जैसे एक पासपोर्ट पर किसी इंसान की हाइट, वेट और दूसरी जरूरी जानकारी होती है, वैसे ही हर बल्क मटेरियल में भी कुछ नंबर और गुण होते हैं जो उसे परिभाषित करते हैं। और इंजीनियर्स उन जासूसों की तरह होते हैं जो इस जानकारी को इकट्ठा करके ये अंदाजा लगाते हैं कि मटेरियल आगे चलकर कैसा बर्ताव करेगा। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी पहचान करता है बल्क डेंसिटी। सीधे शब्दों में यह बताता है कि कोई मटेरियल कितना भारी है। इसे टन प्रति घन मीटर में मापा जाता है। मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा बॉक्स भरने पर उस मटेरियल का वजन कितना होगा। जैसे 1 घन मीटर पानी का वजन ठीक 1 टन होता है। 1 घन मीटर कोयले का वजन करीब 0.8 टन होगा, लेकिन 1 घन मीटर सूखी रेत का वजन 1.6 टन तक हो सकता है। ये 2 गुना फर्क सब कुछ बदल देता है। यही चीज तय करती है कि मोटर कितनी पावरफुल होगी, बेल्ट कितनी मोटी होगी और उसे संभालने वाला स्टील का फ्रेम कितना मजबूत होगा। यहां हिसाब में एक छोटी सी भी गलती पूरे स्ट्रक्चर के गिरने का कारण बन सकती है। अगला दिलचस्प गुण है एंगल ऑफ रिपोज या विश्राम कोण। कल्पना कीजिए कि आप सूखी रेत का एक ढेर बना रहे हैं। जब आप रेत डालते जाते हैं तो वो एक शंकु या कोन का आकार ले लेता है। वो ढेर जिस एंगल पर आकर स्वाभाविक रूप से रुक जाता है और नहीं फैलता, वही उसका विश्राम कोण है। ये असल में मटेरियल के आंतरिक घर्षण का सीधा माप है। मतलब उसके कण एक दूसरे से कितना चिपके रहना चाहते हैं। नुकीले बजरी जैसे मटेरियल का विश्राम कोण ऊंचा होता है, जबकि कांच की गोलियों जैसी चीजों का कोण बहुत कम होता है, क्योंकि वो आसानी से फिसल जाती हैं। ये जानकारी हॉपर और डिस्चार्ज चूट डिजाइन करने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि मटेरियल बिना अटके आराम से बहता रहे। लेकिन जब मटेरियल चलने लगता है तो ये एंगल बदल क्यों जाता है? सोचिए, रेत का वही ढेर अब एक चलती हुई बेल्ट पर है। कन्वेयर का हर छोटा कंपन, हर हल्का सा झटका एक छोटे भूकंप की तरह काम करता है। रेत के कण खुद को फिर से जमाते हैं, ज्यादा घनी जगह ढूंढते हैं और वो ढेर थोड़ा सा बैठ जाता है। ये नया और थोड़ा कम ऊंचा कोण ही सरचार्ज एंगल कहलाता है।
और एक इंजीनियर के लिए यही असली दुनिया का एंगल है। यही वो कोण है जो तय करता है कि बेल्ट पर असल में कितना मटेरियल ले जाया जा सकता है बिना उसे किनारों से गिराए। तो इसका असली मतलब क्या है? मान लीजिए किसी मटेरियल का स्थिर विश्राम कोण 30 डिग्री है। इस फॉर्मूले के हिसाब से इंजीनियर को यह पता होगा कि जैसे ही ये मटेरियल चलती हुई बेल्ट पर आएगा तो ये एंगल घटकर सिर्फ 15 डिग्री यानी 30 का 50% तक भी रह सकता है। ये जानकारी बेल्ट पर मटेरियल के क्रॉस सेक्शन और इस तरह हर घंटे ले जाए जाने वाले कुल वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए बेहद जरूरी है। अगर इस फर्क को नजरअंदाज कर दिया तो इसका मतलब होगा कि हम अपने कन्वेयर की क्षमता को बहुत ज्यादा आंक रहे हैं, जिससे प्रोडक्शन में भारी नुकसान हो सकता है। अगला गुण है ग्रैन्युलोमेट्री, या आसान भाषा में कहें तो कणों का आकार। अच्छा, हम औसत आकार क्यों नहीं मापते? क्योंकि डिजाइन हमेशा सबसे खराब स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। एक अकेला बड़ा नुकीला पत्थर, भले ही वो एक ही हो, एक पतली बेल्ट को फाड़ सकता है। एक बहुत बड़ा टुकड़ा आउटलेट पर अटक सकता है, जिससे पूरी प्रोडक्शन लाइन रुक सकती है। तो ग्रैन्युलोमेट्री हमें लोड में मौजूद उन बदमाशों के बारे में बताती है, वो सबसे बड़े टुकड़े जिन्हें सिस्टम को बिना किसी दिक्कत के संभालने लायक होना ही चाहिए। हर कैटेगरी अपनी अलग इंजीनियरिंग चुनौतियां लेकर आती है। जैसे धूल के लिए अक्सर ढके हुए कन्वेयर की जरूरत होती है ताकि वो हवा में उड़े नहीं। दानेदार मटेरियल आसानी से बहता है लेकिन घर्षण यानी फ्रिक्शन पैदा कर सकता है। गांठें या लम्स लोडिंग पॉइंट पर भारी इंपैक्ट डाल सकती हैं, जिसके लिए ज्यादा मजबूत बेल्ट चाहिए। और बड़ी गांठों के लिए तो बेहद मजबूत सिस्टम, चौड़ी बेल्ट और धीमी गति की जरूरत होती है ताकि इंपैक्ट से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। हर कैटेगरी इंजीनियरिंग की एक अलग दुनिया है। तो अब तक हमने अपने मटेरियल के आकार और वजन जैसे दिखने वाले गुणों को परखा है, लेकिन एक आइसबर्ग की तरह कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सतह के नीचे छिपा होता है। अब हम उन अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली ताकतों की दुनिया में जा रहे हैं, तापमान और रसायन शास्त्र। ये वो कारक हैं जिन्हें अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये एक कन्वेयर को अंदर से तबाह कर सकते हैं। आइए इन कारकों पर एक एक करके नजर डालते हैं। तापमान, क्या हम भट्टी से निकला गर्म सीमेंट ले जा रहे हैं या आग तक में जमा हुआ लौह अयस्क? नमी, सूखी कोयले की धूल विस्फोटक हो सकती है, जबकि गीली होने पर वो चिपचिपी हो जाती है। बेल्ट की गति, अगर बहुत धीमी है तो उत्पादन के लक्ष्य पूरे नहीं होंगे, और बहुत तेज है तो हल्का मटेरियल चारों ओर बिखर सकता है। और वातावरण, बारिश, बर्फ, तेज धूप, नमकीन हवा, ये सभी कन्वेयर बनाने वाले स्टील और रबर के दुश्मन हैं। नमी के इस दोहरे असर को समझने के लिए समुद्र के किनारे रेत का महल बनाने के बारे में सोचिए। बिल्कुल सूखी रेत से कुछ नहीं बनता, वो टिकती ही नहीं, और बहुत ज्यादा गीली रेत भी ढह जाती है। लेकिन अगर नमी की मात्रा सही हो तो रेत आपस में चिपक जाती है और हम मजबूत दीवारें बना सकते हैं। कन्वेयर पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। थोड़ी नमी मटेरियल को ढलान पर टिके रहने में मदद कर सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नमी बेल्ट और मटेरियल के बीच एक चिकनी परत बना देती है और सब कुछ पीछे की तरफ फिसलना शुरू हो सकता है। अब चलते हैं रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की दुनिया में। ज्यादातर कन्वेयर बेल्ट जिस रबर से बनती हैं, उसके कुछ रासायनिक दुश्मन होते हैं। एसिड और क्षार यानी तेजाब और बेस इसे सचमुच खा सकते हैं, जिससे रबर भंगुर, फटा हुआ या चिपचिपा हो जाता है। पीएच वैल्यू वो पैमाना है जिसका इस्तेमाल हम इन रासायनिक दुश्मनों की ताकत को मापने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए पोटाश आधारित कुछ उर्वरक बहुत ज्यादा क्षारीय यानी अल्कलेन होते हैं। अगर इन मटेरियल्स को एक स्टैंडर्ड बेल्ट पर ले जाया जाए तो वो कुछ ही महीनों में खराब हो जाएगी। इसी तरह धातु की खदानों में पानी बहुत ज्यादा अम्लीय यानी एसिडिक हो सकता है। इसलिए इंजीनियर्स को खास रबर कंपाउंड्स चुनने पड़ते हैं जो इन खास रासायनिक हमलों का सामना करने के लिए ही बनाए गए हों। ये एक बहुत ही जरूरी फैसला है जो ये तय कर सकता है कि एक कन्वेयर 10 साल चलेगा या सिर्फ 10 महीने। तो अब हमने अपने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, वजन, आकार, गति में उसका बर्ताव और गर्मी और रसायन शास्त्र का असर। अब वक्त आ गया है कि इस सारी जानकारी को कन्वेयर की सबसे बड़ी चुनौती में परखा जाए, चढ़ाई। यहां पर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी हमारा मुख्य प्रतिद्वंद्वी बन जाता है, और हमने अब तक जिस भी फैक्टर की बात की है वो सब ये तय करने में अपनी भूमिका निभाते हैं कि हम ये लड़ाई जीत सकते हैं या नहीं। ये सीमा क्यों है? ये एक टिपिंग पॉइंट है।
सोचिए, जब हम किसी तख्ते को धीरे धीरे झुकाते हैं तो शुरुआत में घर्षण बल गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा मजबूत होता है, लेकिन जैसे जैसे हम कोण बढ़ाते जाते हैं गुरुत्वाकर्षण का खींचने वाला बल बढ़ता जाता है। ज्यादातर मटीरियल्स के लिए 18 से 20 डिग्री के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल घर्षण से ज्यादा मजबूत हो जाता है। लड़ाई हार जाती है और मटीरियल फिसलने लगता है। आइए इसे समझते हैं। बड़ी गांठें, तोप के गोलों के बारे में सोचिए। उनका बेल्ट के साथ बहुत कम कांटेक्ट होता है और वो लुढ़कना चाहते हैं, इसलिए वे खड़ी ढलानों पर नहीं चढ़ सकते। नम सामग्री, जैसा कि हमने देखा, बहुत ज्यादा नमी एक चिकनाई वाली फिल्म बना देती है जिससे घर्षण कम हो जाता है। इसलिए अगर हमारे लोड में ये दोनों ही विशेषताएं हैं, यानी बड़ी, गोल और गीली गांठें, तो हमारा अधिकतम कोण 18 डिग्री से बहुत कम, शायद सिर्फ 10 या 12 डिग्री ही हो सकता है। तो क्या होता है जब हमें 20 डिग्री से ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत पड़ती है? यहीं पे खास इंजीनियरिंग समाधान काम आते हैं। शेवरॉन पैटर्न वाली बेल्ट एक ट्रैकिंग जूते के सोल की तरह काम करती है, जो पकड़ बनाने के लिए किनारे देती है। क्लीट्स और भी ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं। वे छोटी छोटी अलमारियों की तरह होती हैं जो मटेरियल को ऊपर की ओर धकेलती हैं। और साइड वॉल बेल्टिंग तो अंतिम समाधान है। ये एक चलता फिरता बक्सा बना देती है और मटेरियल को बिल्कुल सीधा गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए ऊपर ले जा सकती है। ये सिर्फ फिजिक्स का एक एप्लीकेशन नहीं है, ये हमारी आज की दुनिया की अदृश्य रीढ़ की हड्डी है। हमारे खाने के अनाज से लेके हमारे बिजली घरों को चलाने वाले कोयले तक और हमारे दरवाजे पर आने वाले पैकेजों तक, हर जगह एक कन्वेयर ने एक अहम भूमिका निभाई है, जिसे आज हमने जिन सिद्धांतों को देखा उन्हीं के आधार पर बिल्कुल सटीक रूप से डिजाइन किया गया है। ये एक बहुत ही सामान्य सी दिखने वाली तकनीक है, लेकिन इसके बिना हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था रुक जाएगी।